हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें हम लोग रीतिकाल प्रकरण 2 पर चल रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मतीराम जी के विषय में। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर ये शुक्ल जी की सीरीज आप लोगों ने स्टार्टिंग से नहीं देखी है, जैसे आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया और आपका रीतिकाल जैसे कि प्रकरण 1, ये सब पॉइंट्स, ये सारे टॉपिक जो है अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको शुक्ल जी की सीरीज नाम से सारी प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगी, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे भक्तिकाल हो, चाहे वो रीतिकाल हो। तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मतीराम जी के विषय में। देखते हैं शुक्ल जी ने मतीराम जी के संदर्भ में क्या क्या बातें कही हैं और कहाँ से प्रश्न जो है परीक्षा में बनते हैं। तो देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि मतीराम जो हैं ये रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं और चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध हैं। ये टिकवापुर जिला कानपुर में संवत 1674 के लगभग उत्पन्न हुए थे। मतलब इनका जन्म जो है 1674 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि ये चिंतामणि के भाई थे। तो भाई लोगों का सभी का जन्म एक ही जगह होता है कि नहीं। तो चिंतामणि का भी जन्म तिंकवापुर कानपुर में हुआ था। तो जन्म स्थान भाई सबका एक ही है, क्योंकि ये चिंतामणि के भाई थे, तो इनका भी जन्म स्थान वही है। समय याद रखिएगा 1674। आगे कहते हैं कि और बहुत दिनों तक ये जीवित भी रहे। ये बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे। ये पूछा जाता है लाइन, तो इसको आप अंडरलाइन करिएगा कि ये बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रय में अपना ललित ललाम नामक अलंकार लिखा था। किसने? मतीराम ने। अगर कभी भूल जाइए तो इसको कैसे याद रखेंगे इस ग्रंथ को। देखिए कि कहाँ पे रहकर इन्होंने ललित ललाम नामक ग्रंथ जो है लिखा था। तो देखिए, बूंदी, आपने देखा होगा बूंदी का जो लड्डू आता है, बूंदी का लड्डू आप देखे होंगे हलवाई की दुकान पे बूंदी का जब लड्डू रखा रहता है तो उसके ऊपर वो लोग जाली वाले ढक्कन रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वो क्या कहते हैं, मधुमक्खी या हड्डे बोलते हैं कहीं कहीं पे, वो उड़ते हैं ज़्यादातर। और अगर वो हड्डे किसी को काट ले तो क्या हो जाएगा, उनका जो शरीर है वो लाल लाल हो जाएगा, पूरा लाल लाल हो जाएगा ना, ऐसे बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं, फूल जाते हैं, बहुत दर्द होता है, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा चढ़ता है। हड्डी का जो है उसको बोला जाता है मधुमक्खी, या फिर बहुत जगह पे बोलते हैं हड्डी, हाड़ा, जो भी कहिए। तो ऐसे ही याद कर लेंगे कि बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ पर इन्होंने ललित ललाम लिखा था। ललित ललाम यानी कि पूरे शरीर लाल लाल कब हो जाते हैं? जब हमें हड्डा काट लेता है, हाड़ा छेद देता है। कब छेदता है? जब वो हाड़ा जो बूंदी के लड्डू पर रहता है। यहाँ से थोड़ा सा आप कनेक्ट करे रहेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आगे कहते हैं कि ये जो ग्रंथ इन्होंने लिखा था संवत 1716 और 1745 के बीच किसी समय बनाया। इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। ये भी प्रश्न बनता है। छंदसार नामक जो इनका पिंगल ग्रंथ है ये किसको समर्पित है? शंभुनाथ सोलंकी को। इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है। अगर कभी पूछे रसराज किसको समर्पित है तो याद रखिएगा शुक्ल जी ने बताया कि रसराज जो है किसी को भी इन्होंने समर्पित नहीं किया था। नहीं तो अधिकतर जो इन्होंने रचनाएं लिखी थी वो किसी न किसी राजा महाराजा को समर्पित की गई थी। आगे कहते हैं इनके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ हैं, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार। बिहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने एक मतीराम सतसई भी बनाई। देखिएगा, बिहारी सतसई आपने पढ़ा था कल बिहारी जी के बारे में, तो उनकी जो रचना है बिहारी सतसई, उसके आधार पर मतीराम ने एक मतीराम सतसई भी बनाई, जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली है। इसके दोहे सरसता से बिहारी में दोहे के समान ही हैं। प्रश्न बन सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने भी बिहारी सतसई के समान एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें इन्होंने अपना नाम दिया था मतीराम सतसई। आगे कहते हैं मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है, ना तो उसमें भावों की कृत्रिमता है न भाषा की। ये प्रश्न बन सकता है, कथन के रूप में अंडरलाइन करिएगा। भाषा शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है, केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए अशक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना से ही प्रयुक्त हैं। रीति ग्रंथ वाले
कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, पर कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेहतर जकड़ी पाई जाती है। सारांश यह है कि मतिराम की सी रसस्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वाले कवियों में बहुत ही कम मिलती है। ये भी कथन बन सकता है। शुक्ल जी कहते हैं कि मतिराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति कवियों का अनुसरण करने वाले कवियों में बहुत ही कम मिलती है। भाषा के ही समान मतिराम के ना तो भाव कृत्रिम है और न उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं। वचन वक्रता भी इन्हें बहुत पसंद न थी। जिस प्रकार शब्द वैचित्र को ये वास्तविक काव्य से पृथक वस्तु मानते थे, उसी प्रकार ख्याल की झूठी बारीकी को भी। ये भी कथन के रूप में बन सकता है। प्रश्न अंडरलाइन करिएगा। इनका सच्चा कवि हृदय था। ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीत की बधी लीकों पर चलने के लिए विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चलने पाते, तो और भी स्वाभाविक और सच्ची भाव विभूति दिखाते, इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जीवन से छाट कर लिए हुए इनके मन स्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं, वे समान रूप से सबकी अनुभूति के अंग हैं। आगे कहते हैं कि रसराज जो इनकी रचना है और ललित ललाम मतिराम के ये दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। तो देखिए रसराज, ये दोनों यहाँ पे शुक्ल जी ने पहले ही बता दिया प्रसिद्ध है। रसराज जो है ये ग्रंथ जब इन्होंने लिखा था तो किसी को समर्पित नहीं किया था, लेकिन ललित ललाम की अगर हम बात करें तो ये बूंदी के महाराज भाव सिंह को समर्पित किया गया था। उन्हीं के आश्रम में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। आगे कहते हैं क्योंकि रस अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला आया है, वास्तव में अपने विषय के ये अनुपम ग्रंथ हैं। उदाहरणों की रमणीयता से अनायास रसों और अलंकारों का अभ्यास होता चलता है। रसराज का तो कहना ही क्या है। ललित ललाम में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस और स्पष्ट हैं। इसी सरसता और स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा की सरल व्यंजना नहीं मिलती। अंडरलाइन करिएगा। कहते हैं शुक्ल जी कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर, मतलब एक पद्माकर में है या फिर मतिराम, पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा का और सरल व्यंजना नहीं मिलती। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाग वैदग्ध्य है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह नाद सौंदर्य नहीं आ सका जो कवित्व सवय की लय के द्वारा संगठित होता है। मतिराम की कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगिन चारु गोराई, आखिन में अलसानी, चितौन में मंजू विलासन की सरसाई, को बिनु मोल बिकात नहीं, मतिराम लहे मुस्कान मिठाई, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए नैननी, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। क्यों ये जो पंक्ति है काफी महत्वपूर्ण है, इसे इम्पोर्टेंट रखिएगा। ये प्रश्न आपका पूछ सकता है एग्जाम में कि किसके द्वारा कही गई पंक्ति है। ये मतिराम की है। आगे, क्यों इन आँखिन सो निहसंक है, मोहन को तन पानिप पीजय, नेक निहारे कलंक लगे, यही गांव बसे कहु कैसे कै जीजय, होत रहे मन यो मतिराम, कहूँ बन जाए बड़ो तप कीजय, हुए बनमाल हिये लगिए, अरु हुए मुरली अधरा रस पीजय। अगला देखिएगा, केली के राति अघाने नहीं, दिन में ही लला पुनि घात लगाए। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। केन के राति अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाए, प्यास लगी को पानी दे जइयो, भीतर बैठ के बात सुनाई, जेठ पठाई गई दुलही, हंसी हेरी हंसे, मतिराम बुलाई, कान के बोल पे कान न दीन्ही, सुगेह की देहरी पे धरी आई। आगे,
दो आनंद सो आंगन माज बिराजे आषाढ़ की सांझ सुहाई प्यारी की बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई आई उन्हें मुंह में हंसी कोई तिया पुनि चाप सी भौं चढ़ाई आखिन ते गिरे आसुन के बूंद सुहास गयो उड़ हंस की नाई सूबन को मेट दिल्ली देश दलिबे को चूम और सुभट समूह निसिवा को उमहती है कहे मती राम ताही रुकिवे को संगम में और काहू की हिम्मत हिये में उलहती है शत्रुसाल नंद के प्रताप की लपट सब जरब गनीम बरगीन को दहती है और पति पातशाह की इजती उमरावन की राखी रया राव भाव सिंह की रहती है। तो ये सारी की सारी पंक्तियां जो थी मतीराम के द्वारा लिखी गई हैं और यहाँ से इनकी पंक्तियों से एक ये वाली पंक्ति बहुत पूछी जाती है जो मैंने ऊपर बताई है, कुंदन को रंग फीको लगे, ये बहुत पूछी जाती है। और एक वाल ये भी पूछी जाती है, केली के राति अघान नहीं दिन ही में लला पुनि घात लगाई। ये दोनों पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आगे बात करेंगे भूषण कवि के विषय में। देखिए भूषण के विषय में शुक्ल जी कहते हैं, वीर रस के ये प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। इनका जन्म काल संवत 1670 है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। आगे कहते हैं तभी से ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब से चित्रकूट के सोलंकी राजा जो रुद्र थे, इन्होंने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी और तभी से ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गए साहित्य जगत में। इनका असल नाम क्या था इसका पता नहीं। ये कई राजाओं के यहाँ रहे। अंत में इनके मन में अनुकूल आश्रयदाता जो इनके वीर काव्य के नायक हुए छत्रपति महाराज शिवाजी मिले। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी इनका बड़ा मान हुआ। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ये लाइन को इम्पोर्टेंट रखिएगा, अंडरलाइन करिएगा। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने जब इनकी पालकी को कंधा लगाया था तो इस पर जो है कवि भूषण ने कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले थे। काफी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा कहा जाता है कि जो भूषण जी हैं इनके एक छंद पर जो है शिवाजी ने इन्हें लाखों रुपए दिए थे। इनका परलोकवास 1772 ईस्वी में माना जाता है। रीतिकाल के भीतर श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, ये बात बिल्कुल सही है। रीतिकाल के भीतर जो है श्रृंगार रस की ही प्रधानता रही है। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में उनके प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया है, पर वह शुष्क प्रथा पालन के रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसे वर्णनों के साथ जनता की हार्दिक सहानुभूति कभी नहीं हो सकती थी। पर भूषण ने जिन दो नायकों की कृति को अपने वीर काव्य का विषय बनाया, वो अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। यह भी प्रश्न आपका बनता है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। आगे कहते हैं, भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा। उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे, जिनका आज तक पता तक नहीं है। पुरानी वस्तु खोजने वालों को भी कभी कभी किसी राजा के पुस्तकालय में कहीं किसी घर के कोने में उनके से 2-4 इधर उधर मिल जाते। जिस भोज ने दान दे देकर अपनी इतनी तारीफ कराई, उसके चरित्र काव्य भी कवियों ने लिखे होंगे, पर उन्हें आज कौन जानता है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को
कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये कथन बहुत पूछा जाता है। ये शुक्ल जी के द्वारा कहा गया कथन है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये भी लाइन पूछा जाता है, भूषण जो है वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? तो ये शुक्ल जी के द्वारा कही गई है। आगे, जैसा कि आरंभ में कहा गया है, शिवाजी के दरबार में पहुंचने के पहले वे और राजाओं के पास भी रहे। यानी कि अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना कि इन्होंने एक राजा के यहाँ पे नहीं रहते, ये जो है कई राजाओं के यहाँ पे रहे थे। तो वही बात यहाँ पे कहते हैं कि शिवाजी के दरबार में पहुंचने के पहले वे और भी राजाओं के पास रहे। उनके प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें अवश्य ही करनी पड़ी होगी, पर वह झूठी थी, इसी से टिक ना सकी। पीछे भूषण को अपनी उन रचनाओं से विरक्ति हुई ही होगी। इनके शिवराज भूषण, शिवाबामनी और छत्रसाल दशक ये ग्रंथ मिलते हैं। तो ये तीनों रचनाएं इनकी काफी महत्वपूर्ण है, शिवराज भूषण, शिवाबामनी और छत्रसाल दशक। इनके अतिरिक्त 3 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। तो एक तो इनके नाम से ही सब रचनाएं जो है लिखी गई है, तो आसानी से आप इनको याद भी रख सकते हैं। बाकी 3 जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, तो उनको याद तो रखना ही रहेगा। आगे कहते हैं, जो कविताएं इनकी प्रसिद्ध हैं उनके संबंध में यहाँ यह कहना कि वे कितनी ओजस्विनी और वीरदरपूर्ण हैं, पृष्ठ पेशण मात्र होगा। यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण वीर रस के ही कवि थे। इधर इनके 2-4 कवित्व श्रृंगार के भी मिले हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया। इसको अंडरलाइन करिएगा। कहते हैं रीतिकाल कवि होने के कारण जो है भूषण ने अपना जो प्रधान ग्रंथ है वो शिवराज भूषण जो कि अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया है। ये इनका सबसे प्रधान ग्रंथ माना गया। लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप भी बहुत बिगाड़े हुए हैं और कहीं कहीं बिल्कुल गढ़ंत के शब्द रखे गए हैं। पर जो कवित्व इन दोनों से मुक्त हैं वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली हैं। कुछ उदाहरण जो है नीचे दिए जाते हैं। आइए इनके कुछ उदाहरण नीचे हम देखते हैं। इंद्र जिमि जम्ब पर, बाड़व सुअम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। पौन बरी वाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यो सहस्र बाहु पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, त्यों मलेच्छ बंस पर, शेर शिवराज है। दाढ़ी के रखयन की, दाढ़ी सी रहती छाती, बाढ़ी मरे जाद जश हद हिंदुवाने की। कढ़ी गई रैयत के मन की कसक सब, मिटी गई ठसक तमाम तुर्काने की। भूषण भनत दिल्लीपति, दिल धक धक, सुनी सुनी धाक शिवराज मर्दाने की। मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए सी से, खोटी भई संपत्ति चकत्ता के घर आने की। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहियो के जोग, ताही खरो कियो जाए जारन के नियरे। जानी गैर मिसिल गुसीले गुसाधारी ओरे, किन्हो न सलाम न बचत बोले सियरे। भूषण ने भनत महावीर बलकन लाग्यो, और सारी पत शाही के उड़ाए गए जियरे। तमकते लाल मुख शिवा को नरखी भयो, स्याह मुख नव रंग सिपाह मुख पियरे। दारा की ये जो लाइन मैं आगे पढ़ने जा रही हूँ काफी इम्पोर्टेंट है। ये पूछी गई है कि दारा की न दौर यह सर नहीं खजुबे की। बांधी बो नहीं है कौधे मीर सहवाल को, मठ विश्वनाथ को न बास ग्रम गोकुल को। देवी को न देहरा न मंदिर गोपाल को। गाढ़े गढ़ लीने और बैरी कत लाम कीन्हे, ठौर ठौर हासिल उगाहत है साल को। बुढ़ती है दिल्ली सो संभारे क्यों नहीं दिल्लीपति, धक्का आने लग्यो शिवराज महाकाल को। चकती चकत्ता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दह सती चिते चाहे करशति है। बिलखी बदन बिलखत विजयपुर पति,
फिरत फिरंगिनी की नारी फरकती है, थर थर कापत कुतुब शाही गोलकुंडा, हहरी हबस भूप भीत भीर भरकती है, राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी, केते बार साहन की छाती धरकती है। जिही फन फूतकार उड़त पहाड़ भारे, कुरम कठिन जनु कमल बिदलिगो, विष जाल ज्वालामुखी लवलीन होत, जिने झारन चिकारी मद दिग्गज उगलिगो, किन्हो जिही पान पय पान सो जहान कुल, कोलहु उछली जल सिंधु खल भली गो, खग खग राज महाराज शिवराज जुको, अखिल भुजंग मुगल छल निगले गो। तो ये पूरी जो पंक्ति थी ना, ये भूषण के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी अच्छी पंक्ति है और इसे आप भी अपने हिसाब से राग से पढ़ लीजिएगा। मुझे इतना राग वाग बनाने नहीं आता है, मैंने कोशिश की है और इसमें जो पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी है। जैसे दारा की न दौर यह सर नहीं खजबे की, ये बहुत बार पूछी गई पंक्ति है, ठीक है। और एक ये वाली भी पूछी जाती है, चकती चकत्ता चौकी उठे बार बार, ये भी कई बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। और इसके पहले जो हमने पढ़ा है, तो जिनी जिम्ब पर भाड़ा व सुवम्ब पर, वो वाली पंक्ति भी हमने बहुत बार देखी है। चलिए आगे बात करेंगे कुलपति मिश्र, इनको देख लेते हैं, बस यहीं तक पढ़ेंगे आज की क्लास में। कुलपति मिश्र को भी एक बार देख लेते हैं, इनके विषय में शुक्ल जी क्या कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि ये आगरा के रहने वाले माथुर चौबे थे और महाकवि बिहारी के भांजे प्रसिद्ध थे। तो महाकवि बिहारी के भांजे का नाम क्या था? कुलपति मिश्र था, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपति जी जयपुर के महाराज जयसिंह जो बिहारी के आश्रयदाता हैं, इनके पुत्र महाराज राम सिंह के दरबार में रहते थे। इनके रस रहस्य रचना काल कार्तिक कृष्ण 11 संवत 1727 है। ये प्रश्न पूछा जाता है, रस रहस्य बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो देखिए, हमारे घर के जो रहस्य होते हैं वो किसको पता होते हैं? हमारे कुल के पति को पता होते हैं। जो घर के हेड होते हैं, जो सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं, वही है सारे रहस्यों को जानते हैं। उसी प्रकार रस के रहस्य को कौन जानता है? कुल के पति जानते हैं। ऐसे रिलेट कर लेंगे। तो याद रखिएगा, ये इन्हीं की रचना है। अब कब लिखी गई थी? कार्तिक कृष्ण 11 संवत 1727 में। अब तक इनकी यही ग्रंथ प्रसिद्ध और प्रकाशित है, पर खोज में इनके निम्नलिखित ग्रंथ और मिलते हैं। जैसे द्रोण पर्व संवत 1737 में लिखी गई। युक्ति रंगड़ी, देखिए युक्ति रंगड़ी है, ये इनकी रचना है, कुलपति की 1743 में लिखी गई। नक्षिक संग्राम सार रस रहस्य 1724। अतः इनका कविता काल संवत 1724 और संवत 1743 के बीच ठहरता है। किसका? रस रहस्य का। आगे कहते हैं, रीतिकाल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। कौन? कुलपति मिश्र। रीतिकाल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनका रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं, साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिए यह स्वाभाविक था कि प्रचलित लक्षण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना रस रहस्य लिखा। शास्त्रीय निरूपण के लिए पद्य उपयुक्त नहीं होता, इसका अनुभव इन्होंने किया। इससे कहीं कहीं कुछ गद्य वार्तिक भी रखा, पर गद्य परिमार्जित न होने के कारण जिस उद्देश्य से इन्होंने अपना यह ग्रंथ लिखा वह पूरा न हुआ। इस ग्रंथ का जैसा प्रचार चाहिए था न हो सका। जिस स्पष्टता से काव्य प्रकाश में विषय प्रतिपादित हुए, वह स्पष्टता इनके ब्रज भाषा गद्य पद्य में न आ सकी। अंडरलाइन करिएगा, ये किसके विषय में बात कही जा रही है? कुलपति की जो रचना है रस रहस्य, उसके संदर्भ में। आगे कहते हैं, कहीं कहीं तो भाषा और वाक्य रचना दुरह हो गई थी। यद्यपि इन्होंने शब्द शक्ति और भावादि निरूपण में लक्षण उदाहरण दोनों बहुत कुछ काव्य प्रकाश के ही दिए हुए हैं, पर अलंकार प्रकरण में इन्होंने प्रायः अपने आश्रयदाता महाराज राम सिंह की प्रशंसा के स्वरचित उदाहरण दिए हैं। ये ब्रजमंडल के निवासी थे, अतः इनको ब्रज की चलती भाषा पर अच्छा अधिकार होना ही चाहिए। हमारा अनुमान है, जहाँ इनको अधिक स्वच्छंदता रही होगी वहाँ इनकी रचना और सरस होगी। इनकी रचना का एक नमूना दिया जाता है। इनकी रचना जो है, उसकी रचना का एक नमूना इन्होंने दिया है। क्या है? ये इनके द्वारा लिखी गई पंक्ति है, ऐसी कुंज बनी छवि पुंज, रहे अली गुंजत यूं सुख लीजे, और नयन विशाल हिये बनमाल, बिलोकत रूप सुधा भरी पीजे। जामिनी जाम की कौन कहे, जुग जात न जानिए ज्यों छिन छीजे, आनंद यो उमग्योई रहे,
पिय मोहन को मुख देखिबो कीजे। तो ये पंक्ति जो है कुलपति मिश्र के द्वारा लिखी गई है, जो उनकी रचना है, रस रहस्य में देखने को मिलती है। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम बात करेंगे सुखदेव मिश्र के विषय में, देखते हैं वहां से कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और शुक्ल जी ने इनके संदर्भ में कौन कौन सी बातें जो है बताई हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ क्लास को अपने और भी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम जो है शाम 6 बजे रीतिकाल प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार कवियों के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।